इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे धातु अधातु चैप्टर के अंतर्गत आने वाले बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक्स। ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा क्योंकि इसके माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को आज मिलने वाला है। शुरुआत करेंगे हम धातु कर्म के साथ, और धातु कर्म ही इतना बड़ा टॉपिक है कि जिसके अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि खनिज और अयस्क क्या होते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे धातु कर्म के आखिर चरण क्या होते हैं, स्टेप क्या होते हैं, कैसे धातु कर्म होगा। फिर हम लोग अयस्कों का सांद्रण बात करेंगे, अयस्कों की सांद्रण क्या होता है। फिर हम लोग बात करेंगे उच्च अभिक्रियाशील धातुएं क्या होती हैं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं क्या होती हैं, निम्न अभिक्रियाशील धातुएं क्या होती हैं। और इन्हीं के अंतर्गत हमें सीखने को मिलेगा कि निस्तापन और भर्जन क्या होता है। इन सब के अलावा पेपर में बहुत इम्पॉर्टेंट अलग से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। उन छोटे छोटे क्वेश्चंस को आपको अपने सिलेबस से कैसे ढूंढना है, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ये हम आपको बीच बीच में बताते रहेंगे आज के इस वीडियो में। जैसे कि आपसे कई बार पूछा जा चुका है, 2019 और 20 के एग्ज़ाम में आया है कि सिने बार क्या है, सिने बार किसका अयस्क है, इससे शुद्ध धातु कैसे प्राप्त की जाएगी। इन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को आज हम अपने इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। और हाँ, एक बात और, हम लोग आज विद्युत अपघटनी विधि का भी आज हम लोग वीडियो इसी में हम लोग इंक्लूड करेंगे। कहने का मतलब है कि एक वीडियो में बहुत कुछ आज आपको सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। धातुएं यौगिक, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, धातु यौगिकों से शुद्ध धातु जो प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है उसे हम लोग धातु कर्म कहते हैं। धातु कर्म क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि कुछ यौगिकों के रूप में धातुएं पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? पृथ्वी की सतह पर। अब ये कहाँ कैसे मिलती हैं? जो धातुएं पृथ्वी की सतह पर मिलती हैं वो धातुएं कही जाती हैं कि ये धातुएं मुक्त अवस्था में मिलती हैं। अब कौन कौन सी धातुएं मुक्त अवस्था में मिलती हैं? जिनकी अभिक्रियाशीलता कम होती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी आपने देखी थी, उसमें आपकी चांदी जो होती है जिसे हम लोग एजी कहते हैं ना, एजी लो जी सुनो जी नहीं, ये देखिए एजी मतलब होता है चांदी। इसी तरीके से हमारा होता है एयू। अब ये एयू मतलब क्या हो गया? सोना, गोल्ड। अब ये वो वाला सोना नहीं जो आप पेपर में सो जाते हो। कहने का मतलब है कि पेपर देने से पहले आपको नींद आने लगती है महीना भर पहले, वो वाला सोना नहीं, या फिर ये आपका बाबू सोना नहीं। ये कौन सा सोना है? वो सोना जो हमें आभूषण में हम लोग पहनते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्लेटिनम, जिसे हम लोग पीटी कहते हैं। ये जितने भी आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं? एजी, और उसके बाद एयू, प्लेटिनम, एचजी, ये पारा कहते हैं इसको। Hg वो धातु होती है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, थर्मामीटर के अंदर ये भरी होती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ऐसी धातुएं प्रकृति में हम कह सकते हैं कि भूपर्पटी में पाई जाती हैं। तो भूपर्पटी में कौन सी धातुएं होंगी? अब ये भूपर्पटी क्या होती है? भूपर्पटी मतलब भूमि की ऊपरी सतह। तो ये भूमि की ऊपरी सतह पर पाई जाती है। तो अब हम इसे रिकैप में थोड़ा सा समझते हैं। जो धातुएं भूमि की ऊपरी सतह पर पाई जाती हैं वो कम क्रियाशील होती हैं, जबकि जो धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं वे धातुएं अपने यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं। अब यौगिक का रूप का मतलब क्या हो गया? जैसे कि देखो, मेरी बात समझिएगा, जैसे कि CuFeH2, सब लोगों को ये पता है कि ये कॉपर का एक अयस्क है। क्या है, कैसे है, ये सब हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ये एक अयस्क है। अब आप देख सकते हैं कि कॉपर के साथ यहाँ पर Fe मतलब लोहा भी है और ये सल्फर भी है, मतलब एक में कई चीज़ें मिक्स हैं। तो ये कह सकते हैं यौगिक के रूप में है। जबकि सोना जैसे कि है वो बहुत कम क्रियाशील होता है, वो अकेला ऐसे ही पाया जाएगा। समझ में आई इतनी बात? तो इस तरीके से हम लोग समझ गए कि कौन सी धातुएं होंगी जो भूमि की ऊपरी सतह पर पाई जाएंगी, जो कि होंगी
कम क्रियाशील, और जो यौगिकों के रूप में पाई जाएंगी वो अधिक क्रियाशील होंगी। अभी देखिए यहाँ पर लिखा है जबकि कुछ धातुएं अपने यौगिकों के रूप में मिलती हैं। तो बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि कौन सी यौगिक के रूप में मिलेंगी और कौन सी जो होंगी हमारी स्वतंत्र अवस्था में मिलेंगी। यौगिकों के रूप में जैसे कि सोडियम और उसके बाद पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, एफिंग, ये कॉपर, ये सारी की सारी क्या होती हैं, यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। अभी हम लोग समझेंगे कि खनिज और अयस्क क्या होते हैं। देखिए प्रकृति में धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं, अभी मैंने उन्हीं यौगिक की बात की, जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं क्या, खनिज। देखिए यहाँ लिखा है प्रकृति में धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं उन्हें हम लोग खनिज कहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैंने यहाँ पर कॉपर पायराइट का फॉर्मूला लिखा था CuFeS2, जो कि आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कॉपर पायराइट का फॉर्मूला क्या होता है, इसलिए अच्छे से इसे नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। फिर देखिए ध्यान से, ये धातुएं कंकड़, पत्थर, मिट्टी के साथ मिश्रित अवस्था में होती हैं। जो धातुएं होती हैं वो अपने यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं। फिर इनमें कंकड़, पत्थर, मिट्टी ये सब घुला होता है। इन कंकड़, पत्थर, मिट्टी को जानते हैं क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। गैंग का मतलब समझते हैं ना, वो गैंग नहीं कि मैं निकला और मेरे पीछे गैंग, वो वाली गैंग नहीं, लेकिन हाँ कह सकते हो आप कि हमारा जो धातु होगी उसके आसपास कंकड़, पत्थर, मिट्टी ये सब ढेर होगी जो गैंग कहलाएगी। अब गैंग समझ गए ना, उस वाले गैंग से इस वाले गैंग को रिलेट कर लीजिए ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो ये धातुएं कंकड़, पत्थर, मिट्टी के साथ मिश्रित अवस्था में होती हैं जिन्हें गैंग कहा जाता है। देखिए मैंने लिखा नहीं है पर आप लिख लीजिएगा, लास्ट में हम बता देंगे गैंग क्या होता है, अधात्री क्या होता है, धातुमल क्या होता है, सब बता देंगे, छोटे छोटे पॉइंट हैं। देखिए ये धातुएं कंकड़, पत्थर, मिट्टी के साथ मिश्रित अवस्था में होती हैं। जिन खनिजों से आसानी से और कम खर्च में धातु को प्राप्त कर लिया जाता है उन्हें हम लोग अयस्क कहते हैं। मतलब कि धातुएं जिन अवस्था में मिली थी वो हमारी कहलाई खनिज, लेकिन उनमें से बहुत सारी ऐसी होंगी जिनसे शुद्ध धातु को आसानी से प्राप्त कर लिया जा सके। अब जिनसे आसानी से प्राप्त कर लिया जा सके उन्हें हम खनिज न कहकर अयस्क कह सकते हैं। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि बहुत सारे खनिज थे, उनमें से कुछ अयस्क थे। बात समझ में आई ना, बहुत सारे खनिज थे, उनमें से कुछ अयस्क थे। मतलब कहने का है, मान लीजिए क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, मान लीजिए एक क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और उसके बाद उसमें से कुछ पढ़ने वाले हैं और उसमें से कुछ ना पढ़ने वाले हैं। तो मान लीजिए जो पढ़ने वाले हैं वो अयस्क हो गए और उसके बाद जो ना पढ़ने वाले हैं वो हमारे क्या हैं, पढ़ने और ना पढ़ने वाले सब मिला के खनिज, लेकिन उनमें से अच्छे जो हैं वो अयस्क हैं। वैसे ही बहुत सारी धातुएं अपने यौगिक के रूप में उपस्थित थी जिन्हें हम लोग खनिज कहते हैं, लेकिन उन खनिजों में बहुत सारी ऐसी हमारी यौगिक हैं जो आसानी से हमें शुद्ध धातु को दे देंगे, उन्हें हम लोग अयस्क कहेंगे। बात समझ में आ गई। वही चीज़ यहाँ लिखी है कि जिन खनिजों से आसानी से और कम खर्च में शुद्ध धातु को प्राप्त किया जा सकता है उन्हें अयस्क कहते हैं। तो एक बात तो आपको क्लियर समझ में आ गई होगी कि जितने भी खनिज हैं वो सारे के सारे अयस्क नहीं हो सकते, लेकिन जितने भी अयस्क हैं वो सारे के सारे खनिज हैं। तो एग्ज़ाम में पेपर में आपके जो क्वेश्चन आता है कि खनिज और अयस्क में क्या अंतर है, तो जो रेड लाइन से मैंने यहाँ लिख रखा है कि सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं परंतु सभी खनिज जो होते हैं वो अयस्क नहीं होते। ये बात आपको समझ में आ गई कि सभी पढ़ने वाले बच्चे हो सकते हैं लेकिन उन बच्चों में टॉपर बच्चे कम होते हैं। तो आई बात समझिए, सारे बच्चे जो हैं वो खनिज हैं, उनमें से जो टॉपर बच्चे हैं जो आगे बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे वो कहलाएंगे हमारे अयस्क। समझ में आई बात, ये हुई ना बात में दम। तो आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी देना होता है। देखिए अभी तो ये मेरे शर्ट से थोड़ा सा साफ हो गया तो हम आपको यहाँ लिखकर दे देते हैं। जैसे कि एक उदाहरण लिख लेते हैं, कॉपर पायराइट। अब ध्यान से इसे अपनी कॉपी पर आप नोट कर लीजिएगा। कॉपर पायराइट जिसका फॉर्मूला होता है CuFeS2, ये फॉर्मूला है कॉपर पायराइट का। यह एक, हम यहाँ लिखेंगे कि यह एक कॉपर का, बहुत ध्यान से इसे नोट कर लीजिएगा, कॉपर का क्या है, खनिज है। और अगर ये खनिज है तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि अयस्क हो, है ना। तो खनिज व अयस्क हो, इससे आसानी से हम लोग कौन सी धातु को प्राप्त कर लेंगे, कॉपर धातु को
प्राप्त कर लेंगे। यह बात क्लियर समझ में आ गई होगी कि खनिज और अयस्क क्या होते हैं। अब हम आपको एक छोटी सी टेबल बनाकर दे देते हैं जिसके माध्यम से आप खनिज और अयस्क को अच्छे से लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पे। इसका आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। अब हम लोग लिखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अयस्क। मैग्नीज, कॉपर और Ag, तो इनमें से कौन सी धातु की परत लोहे पर चढ़ाई जा सकती है? तो इस पर चढ़ाई जा सकती है केवल कॉपर और Ag की परत। ये क्यों? क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ये दोनों नीचे होते हैं। तो ऐसे ही मजेदार टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण अयस्कों को देख लेते हैं। वो अयस्क कौन कौन से होंगे, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पेपर में आता है क्वेश्चन कि कॉपर के कोई 2 अयस्क लिखिए, तो आप उसमें से ऑक्साइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क या फिर सल्फाइड जो मन करे आप लिख सकते हो। लेकिन अगर आपके पेपर में साफ साफ लिखकर आता है कि कॉपर के किसी एक ऑक्साइड या किसी एक सल्फाइड अयस्क का नाम बताइए, तो सल्फाइड में आपको जाना होगा। फिर कॉपर पायराइट का जो है क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कॉपर पायराइट वाला अयस्क लिखना होगा जिसमें कि सल्फर पाया जाएगा। उसे हम लोग सल्फाइड अयस्क कहेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है उसे हम लोग समझेंगे। देखिए ऑक्साइड अयस्क, उनमें से सबसे पहले ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उसको हम पहले ही टिक कर देंगे। बॉक्साइड अयस्क, ये Al2O3 जिसे हम लोग कहते हैं Al2O3 को सिर्फ और सिर्फ Al2O3 को एल्यूमिना भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर Al2O3 2H2O जिसे हम लोग बॉक्साइड अयस्क कहेंगे। Fe3O4 ये मैग्नेटाइट है, ये हमारा लोहे का अयस्क है। जिंक ऑक्साइड, ये जिंकाइट है जिसे हम लोग कहेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिंक का अयस्क है वो भी ऑक्साइड वाला। फिर उसके बाद Cu2O, कॉपर क्यूप्राइट कहते हैं इसे, या क्यूप्राइट भी कहा जा सकता है। उसके बाद Fe2O3 ये हेमेटाइट है, ना कि हेमा मालिनी। समझ में आई बात? फिर देखिए ध्यान से, जिंक जो कार्बोनेट है जिसे हम लोग कैलेमाइन कहेंगे। फिर उसके बाद FeCO3 सीडेराइट कहेंगे, ये लोहे का अयस्क है, ये जिंक का अयस्क है। उसके बाद सल्फाइड अयस्क जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉपर पायराइट CuFeS2। उसके बाद सिनेबार, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, सिनेबार किसका अयस्क है? ये हुक्का बार नहीं है, सिनेबार है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ZnS जिसे हम लोग जिंक ब्लेड कहते हैं। फिर उसके बाद कॉपर ग्लांस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सल्फाइड वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और ये एक बार पूछा गया है आपसे एग्जाम में कि हॉर्न सिल्वर का फॉर्मूला क्या होता है, ये क्या होता है, ये किसका अयस्क है? तो हॉर्न सिल्वर, देखिए ध्यान से, हॉर्न, ये हॉर्न दबाना नहीं है, ये हॉर्न सिल्वर का जो कह सकते हैं कि एक अयस्क है जो कि किसका अयस्क है? चांदी का अयस्क है, और ये क्लोराइड अयस्क है। इसी तरीके से ये भी है, लेकिन ये आज तक नहीं पूछा गया है। ये है हमारा कह सकते हैं कॉर्नेलाइट, ये क्लोराइड का अयस्क है। ये उसका पोटेशियम का भी है, मैग्नीशियम का भी, दोनों का अयस्क है। ये पढ़ सकते हैं पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और 6H2O, ये हम लोग इसको नाम के थ्रू जान सकते हैं। अभी आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग समझते हैं कि अयस्कों का सांद्रण क्या होता है। तो जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो उम्मीद है आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग समझेंगे कि अयस्कों का सांद्रण क्या होता है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, जो खनिज मिलते हैं उन्हीं से अयस्क निकाल लिया जाता है, मतलब उन्हीं से छांट लिया जाता है। उसके बाद उसमें कंकड़, पत्थर, बालू, मिट्टी, ये सारे आदि पदार्थ जो होते हैं वो सारे के सारे उसमें मिले होते हैं। तो कह सकते हैं कि जो भी खनिज हमें प्राप्त होते हैं उनसे हम लोगों को अयस्क निकाल लेना होता है। उसके बाद उन अयस्कों से कंकड़, पत्थर, बालू, मिट्टी आदि को दूर करने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम कहते हैं अयस्कों का सांद्रण। इसे समझते हैं। देखिए, पृथ्वी से प्राप्त अयस्कों में धूल, कंकड़, पत्थर आदि मिले होते हैं जिन्हें गैंग कहा जाता है। लो, एक क्वेश्चन यहाँ और तैयार हो गया आपका कि गैंग किसे कहते हैं। बात समझ में आई? फिर उसके बाद देखिए, अयस्कों से इन पदार्थों को हटाने की जो प्रक्रिया हुई उसे कहते हैं अयस्कों का सांद्रण। अब आप ना एक चीज़ दिमाग में बिठा लीजिए कि जो सांद्रण होता है, बस एक प्रकार से ये समझ लीजिए कि आपने जो थोड़ी सी, मान लीजिए कि आपने देखा होगा कि जो घर बनता है और ऊपर जो क्या कहते हैं कि फर्श वगैरह जो नीचे डाली जाती है ऊपर छत पे,
तो उसमें गिट्टी का यूज़ होता है, और उस गिट्टी में कभी कभी जब बाहर वो पड़ी रहती है तो उसमें धूल मिट्टी आदि ये सब हो जाता है, तो उसको कभी कभी धुला जाता है। तो ऐसे ही हम आप समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें कि मान लीजिए कोई धातु है, उसमें कंकड़ पत्थर बालू मिट्टी ये सब घुल गया है, उसे कहीं ना कहीं से हमें दूर करना होगा। तो उन विधियों को जिसके द्वारा दूर किया जाता है उन विधियों को कहते हैं अयस्कों के सांद्रण की विधियाँ। वो कौन कौन सी विधियां हैं ये पेपर में आपके तो नहीं आता, लेकिन हमें समझना चाहिए, क्योंकि आखिर टॉपिक समझ रहे हैं तो पूरा अच्छे से समझना चाहिए। लेकिन हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे, मात्र 5 सेकंड में इसे समझेंगे। कि देखिए ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एक विधि होती है फेन प्लावन विधि। इसमें क्या करते हैं कि किसी बर्तन में उसको डाल दिया जाता है। फेन प्लावन मतलब कि जिसमें फेना बनेगा, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, धातुओं को जो अयस्क होता है डाल दिया जाता है, फिर उसके बाद उसमें थोड़ा सा चीड़ का तेल मिला देते हैं। ये सब मैंने अपने टाइम में पढ़ा था, पर अभी एनसीईआरटी से हट गया। चीड़ का तेल मिला देते हैं और बाद में उसको जब चलाते हैं तो फेने के रूप में वो सारी की सारी गंदगी ऊपर आ जाती है, बाद में उसको अलग कर लेते हैं। तो फेन प्लावन विधि। इसी तरीके से चुंबकीय पृथक्करण विधि, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हो। इसमें होता कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है कि अब देखिए, ये आएगा नहीं पेपर में, मैंने पहले ही कहा, लेकिन जानना चाहिए कि चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या है। ठीक, अभी इसमें क्या है, एक पट्टा चला करता है और इसमें वो जो चुंबकीय मतलब जो धातुएं चुंबक में चिपक जाती हैं। अब इसमें ये पट्टा जो होता है वो चुंबक का पूरा बना होता है, इसमें पूरा चुंबक जो है लगा होता है। अब ऊपर से अगर आप चूर्ण को डालते रहोगे, ये पट्टा लगातार घूम रहा है, तो जो धातु होगी इसमें चिपक जाएगी और जो कंकड़ पत्थर बालू मिट्टी होगी वो नहीं चिपकेगी और वो अलग हो जाएगी। तो बात समझ में आ गई। तो हम कह सकते हैं कि अयस्कों में जो बहुत सारे कंकड़ पत्थर बालू मिट्टी होता है उसे हम लोग गैंग कहते हैं, और इसको हम लोग अलग करते हैं और उस प्रक्रिया को कहते हैं अयस्कों का सांद्रण। ठीक है, तो देखिए, अयस्कों को इन पदार्थों से हटाने के लिए, अयस्कों से इन पदार्थों को हटाने के लिए जो प्रक्रिया यूज होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसे हम लोग कहते हैं अयस्कों का सांद्रण। अयस्कों का सांद्रण फेन प्लावन विधि, जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया कैसे होता क्या है, चुंबकीय पृथक्करण विधि आदि द्वारा किया जा सकता है, लेकिन ये आपको डीप में नहीं पढ़ना है। अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि है निम्न अपक्रियाशील धातुएं। ये निम्न अपक्रियाशील धातुएं जैसे कि कॉपर हो गई, Hg हो गया और Ag हो गया, Au हो गया। अब आपके एग्जाम में ये कई बार क्वेश्चन आया है कि सिनेबार क्या है और ये क्या है। ये हमारा मरकरी का एक अयस्क होता है, इसे हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले उधर से शुरू करते हुए आएंगे। पहले समझेंगे सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। इसीलिए मैंने अभी तक इसे साफ नहीं किया था, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं। अयस्कों का सांद्रण पढ़ चुके, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, फिर ये, फिर उसके बाद ये, और वीडियो तब खत्म होगा। ध्यान से सुनिए मेरी बात। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। जो सक्रियता श्रेणी में धातुएं नीचे आती हैं उनमें कि जैसे कि कॉपर हो गया, Hg हो गया, Ag हो गया, Au हो गया, ये सारे होते हैं। अब ये धातुएं बहुत कम क्रियाशील होती हैं, इसलिए इनको बस जरा सा गर्म कर दो अगर, तो इनसे शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी, या फिर जो भी इनमें से और धातुएं हैं या जो भी और गंदगी है वो सब अलग हो जाएगी। तो अभी हम लोग इसमें लिखेंगे कि हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण, और यहाँ पर लिखेंगे कि सक्रियता, लिखिएगा आप, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं बहुत कम क्रियाशील होती हैं, जिस कारण इन धातुओं को गर्म करने से ही, बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात, जिस कारण इन धातुओं को गर्म करने से ही शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। ऐसा आपने लिख लिया। क्या लिखा कि सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं बहुत कम क्रियाशील होती हैं, इसलिए इन धातुओं को केवल गर्म करने से ही शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है, या कह सकते हो कि इनके अयस्कों को गर्म करने पर शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। एक उदाहरण समझते हैं, जो कि आप यहाँ पर अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, सॉरी उदाहरण है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट। ठीक है, अभी एक पहला उदाहरण समझेंगे हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट। हम लोग लिखेंगे कि सिनेबार, ये हम लिखेंगे, आपको लिख कर बताएंगे। सिनेबार मरकरी का एक अयस्क है, मरकरी का एक क्या है, अयस्क है। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, मरकरी का एक अयस्क है, मरकरी का एक अयस्क है, जिसका सूत्र
जिसका ये पेपर में क्वेश्चन आया है, ये 2019 और 20 में क्वेश्चन आया है, जिसका सूत्र क्या होता है, HGS होता है। ये भी पूछा गया है कि इसका सूत्र क्या होता है, HGS होता है। ठीक है, इसे ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जब इसे वायु में गर्म किया जाता है, वायु में गर्म किया जाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले लिखा था सल्फाइड एस्क। जो भी निम्न अपक्रियाशील धातु होगी वो अपने सल्फाइड एस्क के रूप में पाई जाएगी। ठीक, सल्फाइड एस्क, देखिए सल्फाइड है या नहीं, बात समझ में आई। फिर उसके बाद भर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है कि समझ लीजिए भूज दीजिए बस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि किसी को भून देना, वो कहलाएगा हमारा भर्जन। वो भी होगा वायु की उपस्थिति में। वायु की उपस्थिति में किसी भी अयस्क को इतना पिघलाया जाता है कि वो जले ना, इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं, जो कि अभी हम यहाँ पर आपको जब पढ़ाएंगे तो डेफिनेशन भी क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब इसे वायु में गर्म किया जाता है तब सबसे पहले, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले, अब जैसे ही हम लोग इसको वायु में गर्म करेंगे तो सबसे पहले इससे बनता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। बहुत अच्छे से अभी हम सब कुछ लिखकर बताएंगे। मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ये क्वेश्चन आया है इसलिए लिखा जा रहा है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक, और मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्राप्त होता है और बाद में मरकरी प्राप्त हो जाती है। ठीक, अब हम लोग इसे रिएक्शन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। अगर ये राइटिंग आपको समझ में ना आ रही हो तो हम फिर से बोल देते हैं। सिनेबार मरकरी का एक एस्क है जिसका सूत्र HGS होता है। जब इसे वायु में गर्म किया जाता है तब सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्राप्त होता है और बाद में मरकरी प्राप्त हो जाती है। ठीक, मर्क्यूरिक क्या होता है, मर्क्यूरस क्या होता है, इसे हम जरूर आपको समझाएंगे। पहले थोड़ा सा धैर्य रखिए। ठीक है, अभी हम लोग इसकी पूरी रिएक्शन को लिखेंगे। तो आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। उदाहरण लिखने के बाद, देखिए ध्यान से, उदाहरण लिखने के बाद आपको ये लिखना है जो मैंने यहाँ पर लिखा है और इसका रिएक्शन ऊपर आपको देना है। ठीक, तो पहले मर्क्यूरस और मर्क्यूरी समझ लीजिए, मर्क्यूरिक। ठीक, Hg+1 को हम लोग कहते हैं मर्क्यूरस। ठीक है, मर्क्यूरस आयन है। और Hg+2 को कहते हैं मर्क्यूरिक। क्या कहते हैं? मर्क्यूरिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिए ध्यान से, क्या लिखा था? HGS, जिसका फॉर्मूला होता है, ये किसका फॉर्मूला है? सिनेबार का। तो HGS सिनेबार लिखा गया। इसे गर्म किया गया तो किसकी उपस्थिति में? वायु की उपस्थिति में गर्म किया गया। इससे क्या बना? अभी मैंने यहाँ लिखा मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड मतलब Hg+, देखिए Hg+2 और O-2। तो HgO बनेगा या नहीं बनेगा? तो HgO लिखेंगे। बात समझ में आ रही है ना? HgO बनेगा। तो क्योंकि देखिए +2 -2 खत्म, HgO। ठीक, या अगर आपको ये सब अभी नहीं पता है तो आप कृपया अभी पीछे वीडियोस को देखना शुरू कर दीजिए। समय बहुत है, अभी ये समय अगर बर्बाद करेंगे आप तो आप आगे भुगतेंगे इसको फिर। ठीक है, HgO। अब देखिए ध्यान से, जैसे ही इसको गर्म किया, S था ना, सल्फर था। अगर सल्फर कभी भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड जरूर बनेगा। इसका मतलब इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ठीक, अब इसे सिर्फ हमें बैलेंस करना होगा। अब देखिए बैलेंस कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। Hg अकेला चाहते तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे कि आपको जैसे अभी तक दिया जा रहा था वैसे कर सकते थे, पर समझ में कुछ नहीं आता, केवल आप छाप लेते बस। इसलिए आपको ऐसे बताया जा रहा है कि आप देखो लाइव कैसे चल रहा है। ठीक, अभी देखो Hg अकेला ना, फिर देखिए S अकेला ना, कौन गड़बड़ कर रहा है सारा काम?
ऑक्सीजन। इसका मतलब ये ऑक्सीजन इधर अकेला लिखा है। बैलेंस करने की ट्रिक देखो, ये ऑक्सीजन इधर अकेला लिखा है, हम ये ऑक्सीजन मेरे हाथ में, चाहे जितना इसको गुणा करेंगे कोई दूसरा डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि ये अकेला है, इसको चाहे जितना मल्टीप्लाई कर दो डिस्टर्ब नहीं होने वाला कोई भी। लेकिन आपने इधर अगर मल्टीप्लाई करना शुरू किया Hg को बैलेंस करने के चक्कर में, तो ऑक्सीजन के साथ साथ ये सल्फर भी क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ये भी चेंज होने लगेगा। इसलिए ये मेरे हाथ में है, पहले इधर बैलेंस कर लो, फिर वो अपने आप हो जाएगा। देखो ऑक्सीजन 2 और इधर एक 3, ठीक। इसका मतलब अगर इधर हम 2 लगा दे, अगर इधर हम 2 लगा दें तो ये ऑक्सीजन इधर 4 हो गए। अब इधर देखो Hg 2 हो गए और इधर Hg कितना हो गया, इधर Hg अकेला हो गया। तो इसका मतलब हमें इस इधर भी क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। अब Hg बराबर, अब सल्फर 2 इधर हो गए तो उधर भी तो सल्फर 2 होने चाहिए, तो इधर भी सल्फर 2 हो गए। ऑक्सीजन कहा ना मैंने कि मेरे हाथ में है, उसको हम कितना भी गुणा कर लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इधर ऑक्सीजन कितने, 2 और ये 2 दूनी 4 मतलब 6, इसका मतलब 3 यहाँ लगाना पड़ेगा। बात समझ में आई? इसे कहेंगे हम मर्क्यूरिक, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसे कहेंगे मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है। अब ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो बन गया था, इसे और गर्म करना शुरू कर दो, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड लिख दिया गया HgO। अब कुछ बच्चों के मन में ये जरूर आया होगा, सर जी मर्क्यूरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला तो 2HgO है, आपने 2 आगे नहीं लिखा, आया कि नहीं आया? अगर ये आया है तो आप, अच्छा है आप पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, और रट रहे हो तो नहीं आया होगा। HgO लिखा, 2 नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि इसका मतलब इसके 2 अणु हैं, हमें अपने रिएक्शन में एक ही अणु लिखना होता है, फिर बाद में बैलेंस करना होता है, तब लिख सकते हो। आई बात समझ में? इसलिए 2 लिखने की आवश्यकता नहीं है, अगर जरूरत पड़ी तो लिख लेंगे, ठीक। Hg, तो इससे Hg निकल गया Hg, और बाद में इससे ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। अब ऑक्सीजन कभी भी O निकलेगी नहीं, O2 निकलेगी। इसका मतलब फिर अब हमें इसे बैलेंस करना होगा। अब इसे बैलेंस करने के लिए हमें अपना यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ जैसे ही 2 लगाया तो फिर यहाँ भी लगाना पड़ेगा, यहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि Hg तो धातु है, सिर्फ संकेत के रूप में पाई जाएगी, समझ गए? तो इस तरीके से ये हमको मिल गई मरकरी धातु। क्या मिल गई? मरकरी धातु। और ये तो आपको सबको पता है। तो ये हो गया हमारा एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी क्वेश्चन 2020 में 19 में आया है, 7 पेपर बनते हैं ना, वो भी क्वेश्चन आया है, उठाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहला हो गया, अब दूसरा उदाहरण लिखेंगे, स्क्रीनशॉट चाहो आप तो ले लो, ठीक है। दूसरा उदाहरण लिखिएगा, लिखिए, मैं बोल रहा हूँ, लिखिए उदाहरण नंबर 2, लिखिए कॉपर ग्लांस। कॉपर का एक सूत्र होता है। उदाहरण नंबर 2 लिखेंगे कॉपर ग्लांस। क्या लिखेंगे? कॉपर ग्लांस। ये भी आया है पेपर में इसलिए लिखा जा रहा है कॉपर ग्लांस। कॉपर का एक सूत्र होता है। कॉपर ग्लांस, कॉपर का एक अयस्क होता है, सूत्र नहीं। क्या होता है? अयस्क होता है, अयस्क होता है, ठीक। जिसका सूत्र सब लिखना है आपको कॉपी पे, जिसका सूत्र बताइए जल्दी से मेरे लाल, जिसका सूत्र क्या होता है? Cu2S होता है। क्या होता है? Cu2S होता है, Cu2S होता है, Cu2S होता है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब सबसे पहले इसे गर्म करेंगे, ठीक। Cu2S को गर्म करने पर, क्या करने पर? गर्म करने पर, इसमें भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो वायु की उपस्थिति में। गर्म करने पर, ये सल्फाइड है ना, गर्म करोगे तो क्या होगा? ऑक्साइड बनेगा ना, फिर सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी ना, फिर वो ऑक्साइड का हम लोग क्या करेंगे? फिर से गर्म करेंगे तो वो ऑक्साइड फिर से अलग हो जाएगा। आई बात समझ में? चलो देखो, Cu2S को गर्म करने पर यह क्या बनाएगा बताओ जल्दी से? Cu बनेगा। इसके ऊपर अब देखिए ध्यान से, Cu2S लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कॉपर क्या है? हमारा ग्लांस का फॉर्मूला है Cu2S, ठीक। अब इसे जैसे ही हम लोग क्या करेंगे? गर्म करेंगे, देखिए क्या बनेगा। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। देखिए Cu2S, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताने वाले हैं। Cu2S का मतलब ये अगर ब्रेक होगा तो Cu के ऊपर हमारा चार्ज 1 होगा, बिकॉज ऑफ यहाँ 1 है, और कॉपर के सल्फर के ऊपर चार्ज -2 होगा।
समझे बात को। इसका मतलब यहाँ पे कॉपर अकेला वाला है। अब इसके साथ अगर ऑक्सीजन O-2 लगा देंगे तो आपको पता है कि Cu2S बनेगा, Cu2O बनेगा। ठीक, समझ में आई बात। अब देखिए ध्यान से, नहीं समझ में आया है तो आपको फिर फार्मूला कैसे बनाते हैं पहले चैप्टर में जाइए, रासायनिक अपक्रियाओं वाले, और उसमें देखिए। ठीक, Cu2S को गर्म करने पर यह क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड, या क्यूप्रस आप लिख सकते हो, क्यूप्रिक सॉरी, कॉपर ऑक्साइड, इसे हम दूसरे नाम से लिख देते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक नहीं, क्यूप्रस ही बनेगा बेटा। क्या बनेगा, क्यूप्रस, क्योंकि वो +1 का था ना। क्यूप्रस ऑक्साइड बनाता है। ठीक, जो बाद में कॉपर धातु देता है। ऐसे आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ठीक, अब इसकी रिएक्शन कीजिए। कॉपर ग्लांस Cu2S क्या करना है, जलाना है। अभी अभी मैंने बताया था क्या बनेगा, Cu, उसके बाद यहाँ पर +1, यहाँ पर -2, ये यहाँ आएगा तो ये इधर 2 लगा देगा, और साथ ही साथ सल्फर है, ऑक्सीजन है, तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी। आई बात समझ में। अब बस बैलेंस करना है, कॉपर 2 कॉपर 2, सल्फर अकेला सल्फर अकेला, ऑक्सीजन 2, इधर हो गए 3। अब बैलेंस करना है। बैलेंस करने के चक्कर में बहुत बड़ा काम हमको करना पड़ जाएगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए। अगर मैंने इस सल्फर को, देखिए क्या बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हमने जैसे यहाँ 2 लगाया, जैसे ही यहाँ 2 लगाया, कॉपर 4 हो गए। तो अब कॉपर को बैलेंस करने के चक्कर में कॉपर हो गए, पर अब सल्फर डिसबैलेंस हो गए, तो जैसे ही 2 लगाया। ठीक, आई बात समझे। सल्फर बैलेंस, कॉपर बैलेंस, ऑक्सीजन अभी भी नहीं बैलेंस। तो इसका मतलब इधर ऑक्सीजन 2 और 4 6, देखिए 2 दूनी 4, तो ये 4 और ये 2, कितने हो गए 6। अब 6 लाने के लिए इधर हमको 3 से करना पड़ेगा गुणा। अब देखिए 4 कॉपर 4 कॉपर, 2 सल्फर, देखिए 2 से इसको गुणा करेंगे, 2 सल्फर 2 सल्फर, ऑक्सीजन कितने हैं 2 और 4 6, 6 इधर भी हो गए। आई बात समझे। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ये क्या है हमारा बना है, कॉपर ऑक्साइड। ये आया है क्वेश्चन मेरे लाल, ध्यान से सुनिएगा। ये कॉपर ऑक्साइड फिर से किससे रिएक्शन करेगा, कॉपर ग्लांस से। देखिए रिएक्शन कैसे होती है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जैसे एक बार गर्म किया तो पूरा तो खत्म नहीं होगा, कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा खत्म हो जाए, उससे थोड़ा सा बन गया। अब वो जो बन गया है वो बचे हुए से फिर से रिएक्शन करता है, वही यहाँ हो रहा है। ध्यान से समझो बात को। मान लो कि आपने इसको भट्ठी है नीचे गर्म करना शुरू किया, बीच में यहाँ पे कॉपर ग्लास भरा है। अब जैसे ही आपने गर्म किया तो इससे क्या बनने लगा, Cu2O बनने लगा, लेकिन कुछ कॉपर ग्लास जो है पूरा भी नहीं बदला है, वो आपस में इससे रिएक्शन करने लगेगा। तो ये हो गए हमारे कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ग्लास। अब देखो ध्यान से, S और O मिलकर बना देंगे SO2। ठीक, अब उसके बाद Cu अकेला बच जाएगा। अब बस हमें इसको बस बैलेंस करना है। ध्यान से सुनिए बात को। ठीक, बैलेंस करते हैं। इसीलिए देखिए कलर पेन का इस्तेमाल किया है, बैलेंस करने के लिए हमने दूसरे कलर का यूज किया। ठीक, अब कॉपर को पहले ऑक्सीजन बैलेंस कीजिए। इधर कितने हैं, देखिए कितने हैं, ऑक्सीजन 1, उधर कितने हैं 2, तो इसको 2 लगा दीजिए। ठीक, अब ऑक्सीजन भी बैलेंस और सल्फर भी बैलेंस। किसको लास्ट में बैलेंस करोगे, कॉपर को। जो अकेला होता है उसको लास्ट में बैलेंस किया करो, इससे आप कभी भी डगमगाओगे नहीं, आपका रिएक्शन एकदम सही होगा। जो अकेला है उसे लास्ट में। ठीक है, तो इधर हो गया कॉपर 6, देखिए 2 और 4 6, अब इधर 6 लगा दीजिए। ठीक, ये हो गए 6 कॉपर। समझ में आई बात। कॉपर धातु है इसलिए Cu के रूप में पाई जाएगी। समझ में आई बात, अकेली होगी इसे हम लोग कॉपर Cu ही लिखेंगे। इस तरीके से ये उदाहरण भी आपका कंप्लीट हो गया। तो इसका एक बार चाहो आप तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग बात करेंगे सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं बीच में आती हैं उसका निष्कर्षण कैसे करोगे। ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन सब कुछ डिस्कस होगा इस क्लास में। तो चलिए अभी इसका एक और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग समझेंगे कि सक्रियता श्रेणी में बीच में आने वाली जो धातुएं होती हैं उसका निष्कर्षण आप किस प्रकार से करोगे। तो आप हेडिंग डालेंगे 2 नंबर हेडिंग और लिखेंगे सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी में बीच में
आने वाली, इसको जल्दी जल्दी से लिख लीजिए, बीच में आने वाली धातुओं का निष्कर्षण, बीच में आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है, तो ये हम कैसे लिखेंगे, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आपको लिखना क्या है वो हम बोलते हैं, आप लिखिएगा। रिएक्शंस को हम आपको लिखकर बताएंगे। आप लिखेंगे सक्रियता श्रेणी में बीच में आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। जो धातुएं बीच में आती हैं, तो पहले आप लिख लीजिए, हम बोल देते हैं सक्रियता श्रेणी में बीच में आने वाली धातुएं, सक्रियता श्रेणी में बीच में आने वाली धातुएं मध्यम अभिक्रियाशील होती हैं। लिख लिया आपने, मध्यम अभिक्रियाशील होती हैं। ये धातुएं अपने कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क के रूप में पाई जाती हैं। ये धातुएं अपने कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क के रूप में पाई जाती हैं। ये आपने लिखा। इसके बाद आपको लिखना है कि जो धातुएं कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाती हैं उनका निस्तापन किया जाता है, जबकि जो धातुएं सल्फाइड अयस्क के रूप में पाई जाती हैं उनका भर्जन किया जाता है। लिख लिया आपने। निस्तापन व भर्जन करने के पश्चात, निस्तापन व भर्जन करने के पश्चात इन धातुओं का अपचयन किया जाता है। इन धातुओं का अपचयन किया जाता है। इन धातुओं का अपचयन किया जाता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्या लिखा मैंने, कि ध्यान से सुनिए, सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं बीच में आती हैं उनका हम लोग क्या करेंगे, उनका हम लोग शोधन किस प्रकार से करेंगे। वो धातुएं पाई जाती हैं कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क के रूप में, जैसे कि जिंक और Fe। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। ये कैसे रूप में पाए जाते हैं, कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्कों के रूप में। ठीक है, ये कम क्रियाशील होते हैं, मतलब कह सकते हैं मध्यम क्रियाशील होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद ये निस्तापन और भर्जन दो विधियां हैं, इन्हीं के थ्रू हम लोग समझेंगे। तो अब इतना जो मैंने बोला आपने लिख लिया होगा। अब इसके बाद हेडिंग डालिए निस्तापन, हेडिंग डालेंगे आप निस्तापन और उसमें लिखिए, देखिए ध्यान से, इतना आपने लिख लिया होगा। अब हेडिंग डालेंगे आप निस्तापन और इसी के अंतर्गत हम लोग निस्तापन समझेंगे। ठीक, और उसके बाद फिर आपको बाद में हेडिंग डालनी होगी भर्जन। तो पहले निस्तापन और भर्जन को समझ लीजिए अच्छे से। और हाँ, एक बात बता दें, अगर आपको ये नोट्स चाहिए ना, जिससे हम बोलकर आपको पढ़ाते हैं, या फिर जो भी नोट्स मेरे द्वारा बनाए गए हैं, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। और आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसमें आपको सर्च करना होगा ज्ञानोदय के गुरुजी, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके आप वहाँ से चैप्टर 3 के पूरे नोट्स को कंप्लीट ले सकते हैं। बिल्कुल फ्री होगा, वहाँ पर जाइए और अच्छे से नोट्स ले लीजिए। निस्तापन देखिए, समझते हैं। बस आपको इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, बस यही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति और इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा। निस्तापन, तो इसको कैसे लिखोगे, हेडिंग डालोगे निस्तापन, और आपको लिखना है कि धातुओं के वे ऑक्साइड, धातुओं के वे ऑक्साइड जो किसके रूप में पाए जाते हैं, देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, धातुओं के वे ऑक्साइड जो कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाए जाते हैं उनका निस्तापन किया जाता है। लिख लिया आपने। निस्तापन की प्रक्रिया में कार्बोनेट अयस्क को बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इतना गर्म किया जाता है कि वह पिघले ना और ऑक्साइड अयस्क में बदल जाए। इतना आपको लिखना है, और ऑक्साइड अयस्क में बदल जाए, ये आपको लिखना है। आई बात समझ में? तो अभी इसलिए आपने लिख लिया होगा। अब हम लोग इसमें रिएक्शन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या कहा कि कार्बोनेट अयस्क को इतना गर्म करते हैं कि वो पिघलने ना पाए, और किसकी अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन ना जा पाए। कहने का मतलब यह है कि किसी चीज को बंद करके गर्म किया जा रहा है, उसमें ऑक्सीजन ना जा पाए, ऐसे उसको गर्म करते हैं। जैसे कि हम समझे कैसे गर्म करते हैं, तो आपने मोमोज खाए होंगे, देखा है ना, आपने मोमोज खाए होंगे। मोमोज क्या होता है आपको सब पता है। उसको बंद करके नीचे से गर्म करते हैं,
समझ रहे ना, ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है, नीचे से गर्म किया जा रहा है, समझे। अब ये समझो निस्तापन। अब हम लोग इसमें समझते हैं कि निस्तापन होता क्या है। अब निस्तापन आपने हेडिंग डाल ली, उतना सब कुछ लिख लिया। इसमें आपको ऐसे लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको लिखना है निस्ताप। देखो हम कैसे लिख रहे हैं, देखो कितना अच्छा निस्तापन। इधर मिलेगा हमको कौन सा अयस्क, कार्बोनेट अयस्क। देखो कितनी अच्छी बात है, आपको ऐसे अगर लिखोगे आप तो ये पता क्या है, अच्छे से आपको एग्जामिनर समझ जाएगा बच्चे ने तैयारी नहीं की है, जबरदस्त तैयारी की है। तो ये कार्बोनेट अयस्क, फिर एरो लगा के क्या करना है, निस्तापन लिखना है। और ये किस में बदल जाता है, ये बदल जाता है आपके ऑक्साइड में। ये मिलता है हमको, देखिए कार्बोनेट अयस्क, और ये हमको मिलता है, ये हमको ऑक्साइड में मिल जाता है। तो ये हमारा मिल जाएगा ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड, ये ऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक, अब इसको उदाहरण के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिए ध्यान से उदाहरण समझते हैं। तो जिंक कार्बोनेट, ये आपने अभी पढ़ा था, जिंक कार्बोनेट ये एक अयस्क है जिंक का, और इसको अब हम लोग गर्म करना शुरू करते हैं, और गर्म करने का चिन्ह बना दिया मैंने भट्ठी। ये बात समझ में आ गई, जिंक कार्बोनेट और गर्म करने का जो है चिन्ह यहाँ पर बना दिया गया। जैसे ही जिंक कार्बोनेट अयस्क को आप गर्म करना शुरू करोगे, इसमें देखो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं हुई, हमने इसमें ऑक्सीजन नहीं जोड़ा। अगर उस भर्जन करते तो ऑक्सीजन जोड़ते इसमें। इसको गर्म करना शुरू करेंगे तो ये जिंक ऑक्साइड में बदल जाएगा। और एक बात याद रखिए मेरे लाल, अगर कोई कार्बोनेट अयस्क है और आपने उसको गर्म करना शुरू किया है, सोच लीजिए इतना टाइम हो गया और कंटिन्यू चिल्लाए जा रहे हैं हम, जिंक कार्बोनेट मतलब कोई कार्बोनेट अयस्क है और आपने उसको गर्म किया है, उसमें कार्बोनेट है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूर निकलेगी। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूर निकलेगी। बस बैलेंस कर लीजिए, और मुझे नहीं लगता कि इसे बैलेंस करने की आवश्यकता है, बिकॉज ऑफ जिंक, जिंक अकेला अकेला, कार्बोनेट सी, ऑक्सीजन 3 और ये 2। ठीक है, ये हो गया, इसे कहेंगे हम जिंक कार्बोनेट। सबसे बड़ी समस्या रिएक्शंस में होती है, रटने की आवश्यकता नहीं है मेरे साथ। और ये हो गया जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। मेरे साथ जुड़े हैं तो मज़ा आपको मिलता रहेगा और आपको सीखने को लगातार मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने निस्तापन समझ लिया होगा, है ना। अब हम लोग समझेंगे भर्जन क्या होता है। ठीक है, एक एक उदाहरण काफ़ी है। अब हेडिंग डालोगे, क्या हेडिंग लिखोगे आप, हेडिंग डालोगे भर्जन। इसी के अंतर्गत है, सब कुछ इसी के अंतर्गत है। अब समझोगे भर्जन, पूरा क्वेश्चन कभी नहीं आता, पर बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हो जाएंगे आपके। भर्जन, भर्जन में मैंने क्या कहा था, भर्जन में कहा था मैंने कि सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में इतना गर्म करते हैं कि वह पिघलने न पाए। ऐसा क्यों कहा जाता है, अगर पिघल गया ना तो वह जल जाएगा, इसलिए कहते हैं वह पिघलने न पाए। तो भर्जन हेडिंग डालनी नहीं है, और उसमें लिखना है कि जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उनका भर्जन किया जाता है। भर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें सल्फाइड अयस्क को इतना गर्म किया जाता है, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में इतना गर्म किया जाता है कि वह पिघलने ना पाए। बात समझ में आ गई, वह पिघलने ना पाए। बात क्लियर है ना। अब हम लोग इसे उदाहरण के तौर पे समझते हैं। ठीक, मौसम थोड़ा सा खराब है इसलिए आपको बाहरी आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं। तो भर्जन में देखिए कुछ लोग, हम लोग जो है क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, यहाँ एरो लिखेंगे और इसके ऊपर लिखेंगे भर्जन। ठीक है, और इससे मिलेगा क्या, इसमें कौन सा अयस्क होगा बताओ, ये होगा हमारा कौन सा अयस्क, जल्दी से बताइए। ये मेरा होगा सल्फाइड अयस्क। क्या होगा, उदाहरण के पहले लिखना है, ठीक है, उसी के नीचे लिखना है सल्फाइड अयस्क। ये सल्फाइड अयस्क होगा, इसमें ऑक्सीजन होगा, क्या होगा, भर्जन होगा। और इससे ऑक्सीजन लिखिए चाहे ना लिखिए कोई ज़रूरत नहीं है, सल्फाइड अयस्क और ऑक्सीजन, लेकिन हाँ रिएक्शन में लिखना पड़ेगा भर्जन। और इससे मिलेगा क्या, धातु ऑक्साइड। तो एक बात पेपर में जरूर आती है, क्वेश्चन जरूर आता है, तो याद रखना कार्बोनेट में ऑक्सीजन जरूर उसमें होता है ना, इसलिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। जबकि सल्फाइड में केवल एस होता है, इसलिए उसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है और इसीलिए उसका भर्जन कराते हैं। समझे बात को। तो ये हो गया सल्फाइड अयस्क, ऑक्सीजन, भर्जन और धातु ऑक्साइड। अब इसे हम उदाहरण के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। कुछ नहीं है भर्जन, बहुत आसान है। अब समझो जरा, मेरी बात ध्यान से सुनना। भर्जन एक उदाहरण के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जिंक का ही एक अयस्क ले लेते हैं, जिंक सल्फाइड। ठीक है,
इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं, S है O है, SO2 बनेगा और जिंक ऑक्साइड बनेगा। बस बैलेंस करना है। अब बताओ किसको बैलेंस करने की बाद में जरूरत है? ऑक्सीजन को। क्या है? जिंक अकेला, सल्फर अकेला और सल्फर भी, लेकिन ऑक्सीजन सब गड़बड़ कर रहा है। ये रिएक्शन अभी आप कर चुके हो थोड़ी देर पहले, देखो ध्यान से। अब ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करना है, तो पहले हमने जैसे ही ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में यहाँ 2 लगाया, जैसे ही 2 लगाया जिंक गड़बड़ हो गया, फिर 2 लगाया, सल्फर गड़बड़ हो गया तो फिर 2 लगाया, और सल्फर गड़बड़ हुआ तो फिर अब देखो जरा ध्यान से, जिंक बराबर सल्फर बराबर ऑक्सीजन इधर हो गए 2 और 4 6, इधर हो गए 2, तो इसका मतलब 3 लगाना पड़ेगा। ये रिएक्शन हो गई। इसे क्या कहेंगे हम लोग? जिंक सल्फाइड। इसे क्या कहेंगे? जिंक ऑक्साइड। पढ़ाई शुरू कर दीजिए, एग्जाम नज़दीक है। और यह है सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर है इतनी चीज? जिंक सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड। इस तरीके से ये मेरी वर्जन खत्म। ऐसे ज़्यादा मजा आ रहा है ना, लाइव की तरह लग रहा है एकदम कि हम पहले से छाप के नहीं रखे हैं, बढ़िया दिखा रहे हैं आपको कि कैसे कैसे आपको करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्जन। अब वर्जन के बाद हमने क्या कहा था? इनका सब का हम लोग क्या करेंगे? अपचयन करेंगे। देखिए ध्यान से, निस्तापन हो गया, वर्जन हो गया। अब हम लोगों को धातु ऑक्साइड जैसे ही मिल जाएगा फिर अपचयन करेंगे। और शोधन इसमें भी छोड़ा था, शोधन इसमें भी छोड़ा था, शोधन इसमें भी छोड़ेंगे, लास्ट में शोधन को समझेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। देखिए मैंने ऊपर वाली हेडिंग साफ कर दी है, लेकिन वो उसी के अंतर्गत है। पहली निस्तापन थी, फिर वर्जन थी, अब अपचयन करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ लिखेंगे अपचयन। अब ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि अपचयन क्या है। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ठीक है, ये वाला अपचयन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। निस्तापन किया था तब भी ऑक्साइड मिला था, वर्जन किया था तब भी ऑक्साइड मिला था। समझ रहे हैं? निस्तापन किया था तब भी ऑक्साइड मिला था, वर्जन किया था तब भी ऑक्साइड मिला था। दोनों में हम लोगों को जिंक ऑक्साइड मिला था। ठीक, ऑक्साइड मिल गया। इसका मतलब अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्साइड अयस्क को अपचयित कराते हैं। अब ये किसकी उपस्थिति में होता है? गालक की उपस्थिति में होता है। तो पेपर पे गालक क्वेश्चन आता है, गालक भी यहीं से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग सबसे पहले इस अपचयन को समझ लेते हैं। इसे आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लिखिएगा आप लोग, हम बोलेंगे। ठीक, लिखिएगा आप इसी अपचयन में वर्जन व निस्तापन। वर्जन व निस्तापन के बाद, वर्जन व निस्तापन के बाद धातु का अपचयन कराया जाता है। धातु का अपचयन कराया जाता है। धातु का अपचयन वह प्रक्रिया है, धातु का अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्साइड अयस्क को, जिसमें ऑक्साइड अयस्क को किसी गालक की उपस्थिति में, किसी गालक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। अब ये गालक क्या होते हैं? गालक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। पहले इतना तो लिखो यार, है ना, गालक बाद में लिखेंगे। गर्म किया जाता है, जिसके बाद धातु प्राप्त हो जाती है, जिसके बाद धातु प्राप्त हो जाती है। अभी गालक समझेंगे, परेशान मत होइए। चलिए देख लेते हैं गालक। गालक वे लिख लीजिए आप रेड लाइन के ऊपर। गालक वे पदार्थ होते हैं जो किसी अभिक्रिया में, जो किसी अभिक्रिया में पदार्थ को गलाने में सहायता करते हैं। जो किसी अभिक्रिया में पदार्थ को गलाने में, जो किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ को गलाने में सहायता करते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, अम्लीय गालक, क्षारीय गालक। अम्लीय गालक लिखिए भैया, अम्लीय गालक वे गालक होते हैं जो क्षारीय गालक को अपने साथ मिलाकर क्षारीय अशुद्धि को दूर करते हैं। क्षारीय गालक वे गालक होते हैं जो अम्लीय अशुद्धि को दूर करते हैं। समझ में आई मेरी बात? यही है गालक। और सबसे इंपॉर्टेंट गालक है कार्बन। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अपचयन मैंने आपको लिखवा दिया कि अपचयन प्रक्रिया में क्या करते हैं? गालक मिलाते हैं। किसके साथ? ऑक्साइड अयस्क के साथ। उदाहरण देखिए ध्यान से, उदाहरण लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, उदाहरण समझिएगा, देखिए ध्यान से। और मैंने कहा ना, जितना बोल दिया लिख लीजिएगा, और नहीं अगर आप समझ में आया तो टेलीग्राम पे नोट्स पड़ा हुआ है, वहां से डाउनलोड कीजिए। ठीक है, उदाहरण समझिए। ठीक है, देखिए ध्यान से, क्या मिला था हम लोगों को? जिंक ऑक्साइड। ये कार्बन ले लिया जो किसका काम करेगा? गालक का।
इससे क्या बनेगा, जैसे ही कार्बन अगर आपने लिया है, मेरी बात ध्यान से समझ लीजिए मेरे लाल, अगर किसी भी चीज़ में ऑक्सीजन है और आपने कार्बन ले लिया है तो इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी निकलेगी निकलेगी। तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और जिंक अकेला मिल जाएगा हमको। ठीक, अब बस रिएक्शन ये बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस करने के चक्कर में हमें यहाँ 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन उधर 2 हैं। और जैसे ही 2 लगाया मेरे लाल, अब क्या हो गया, अब बड़ गड़बड़ हो गया। जिंक तो मेरे 1 थे, अब 2 हो गए, तो लो जिंक को बैलेंस किया। और जैसे ही जिंक को बैलेंस किया, देखा मैंने जिंक 2, इधर भी जिंक 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन भी 2। अब बचा कार्बन जो कि है अकेला। इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन है पूरी बैलेंस। यही हो गया उदाहरण। यहाँ लिख लीजिए जिंक ऑक्साइड, क्या लिख लीजिए, जिंक ऑक्साइड। और यहाँ लिख लीजिए जिंक धातु, यहाँ क्या लिख लीजिए, जिंक धातु। और यहाँ तो आपने गालक पहले ही लिख लिया होगा। समझ में आ रही इतनी बात? तो इस तरीके से ये आपने रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट कर ली। अब हम लोग समझेंगे उच्च अभिक्रियाशील मतलब कि ऊपर आने वाली धातुओं के निष्कर्षण के बारे में। तो जल्दी से एक इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब हम लोग समझेंगे कि सक्रियता श्रेणी में ऊपर आने वाली धातुओं का निष्कर्षण किस तरीके से करते हैं। तो आपको लिखना है कि सक्रियता श्रेणी में ऊपर आने वाली धातुओं का निष्कर्षण, हेडिंग डाल लेनी है। फिर लिखना है इसमें कि सक्रियता श्रेणी में ऊपर आने वाली धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं। सक्रियता श्रेणी में ऊपर आने वाली धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं, इसलिए इन धातुओं का निष्कर्षण गालक या किसी अन्य विधि द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम लोग इसमें लिखना है, इसलिए इस सक्रियता श्रेणी में ऊपर आने वाली धातुओं को निष्कर्षण करने के लिए, ध्यान से सुनिए, फिर से लिखिएगा, बोल रहे हैं, सक्रियता श्रेणी में ऊपर आने वाली धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं, इन्हें गालक या किसी अन्य विधि द्वारा जो है निष्कर्षित नहीं किया जा सकता है। इन धातुओं का निष्कर्षण करने के लिए विद्युत अपघटनी अपचयन, यहाँ पे लिखा है विद्युत अपघटनी अपचयन विधि का उपयोग करते हैं। इतना बात आपको लिखना है। इसमें करते क्या है, इसमें मान लीजिए जिस भी धातु को शुद्ध करना हो उस धातु का क्लोराइड विलयन बना लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, उदाहरण भी लिखना है आपको। जैसे कि मान लो NaCl, देखिए यहाँ पे Na है, NaCl है, ठीक है। NaCl का मान लीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अपघटन, NaCl का अपघटन। तो जैसे ही NaCl का अपघटन करेंगे तो NaCl जो होगा वो टूट जाएगा। अब देखिए उत्क्रमणीय अपक्रिया का चिन्ह लगाया है, Na+1 में और Cl-1 में। बस इसी को हम लोग कहेंगे अपघटन। एक बर्तन में लटका दिया जाता है और उसके बाद उसका शोधन हो जाता है। इस तरीके से इतना जो हमने आपको बताया है, इसमें अभी शोधन रह गया है। अब हम लोग समझेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, वो है धातुओं का परिष्करण, मतलब कि धातुओं का शोधन। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा धातुओं का शोधन। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि धातुओं का शोधन क्या होता है। तो आपने हेडिंग डाल ली होगी धातुओं का परिष्करण, और या आप लिख सकते हो इसको शोधन। ये इम्पॉर्टेंट है, इसे हम बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। इसमें करते क्या है पहले उसे समझेंगे। इसमें एक बर्तन ले लिया जाता है, पहले मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, फिर उसके बाद हम आपको नोट्स यहाँ पर कंप्लीट करके दे देंगे, आप उसे कंप्लीट करके अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा। देखिए ध्यान से, इसमें एक बर्तन ले लिया जाता है और इस बर्तन में मान लीजिए कि कॉपर धातु को आपको शुद्ध करना है। तो कॉपर धातु की एक प्लेट को लटका दिया जाता है, उसके बाद एक दूसरी प्लेट को भी लटका दिया जाता है। एक प्लेट पतली और एक प्लेट थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। जो प्लेट मोटी होगी, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, जो प्लेट मोटी होगी वो अशुद्ध प्लेट होगी। कैसी होगी? अशुद्ध, जिसे हमें शुद्ध करना है।
अशुद्ध, मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग यहाँ लिख दिए अशुद्ध प्लेट। जो प्लेट जो पतली होगी वो शुद्ध प्लेट होगी, तो इसे हम लोग लिखेंगे शुद्ध प्लेट। ध्यान से सुनिएगा। अब इन दोनों प्लेटों को हम लोग एक बैटरी या सेल द्वारा जोड़ देंगे। तो अब इसे एक बैटरी या सेल द्वारा जोड़ दिया जाएगा। तो एक बैटरी या सेल द्वारा हम लोग जोड़ देंगे। जो प्लेट मोटी होगी उस प्लेट को हम लोग एनोड मतलब कि पॉजिटिव चार्ज से जोड़ेंगे, ताकि इसे चार्ज पॉजिटिव का मिलता रहे और ये प्लेट पिघलती रहे। इसे पॉजिटिव चार्ज से जोड़ दिया जाएगा। जो प्लेट पतली होगी उसे निगेटिव चार्ज से जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद इस पूरे बर्तन में एक विलयन भर दिया जाएगा। उस विलयन को कहेंगे हम लोग, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उस विलयन को हम कहेंगे विद्युत अपघट्ट। क्या कहेंगे? विद्युत अपघट्ट। तो यहाँ पर लिख दिया हमने विद्युत अपघट्ट। इस विद्युत अपघट्ट को हम लोग कैसे समझेंगे, क्या होता है ये, ध्यान से सुनिएगा। ये एक प्रकार का अपघट्ट होता है जो किसी भी विलयन में, कोई एक प्रकार का अपघट्ट होता है जो एक प्रकार का विलयन होता है। जिस धातु को शुद्ध करना होता है उसी धातु का ये विलयन बनाकर इसमें डाला जाता है। मान लीजिए कॉपर धातु को आप शुद्ध करने जा रहे हैं, तो कॉपर सल्फेट का विलयन इसमें डाल दिया जाएगा, जैसे कि CuSO4 मान लीजिए डाल दिया जाए। तो यहाँ पे मैंने लिखा CuSO4 जो कि कॉपर सल्फेट है। ये अशुद्ध प्लेट है, ये भी किसकी है? कॉपर की है, और ये भी कॉपर की ही है। कितनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद करते क्या है कि इसको लाइट दे दी जाती है, और इसी में मान लीजिए आप बीच में चाहो कि आप कुंजी वगैरह लगाना चाहो तो आप कुंजी वगैरह लगा सकते हो, और यहाँ पर निगेटिव से। ठीक, अब हम इसका पूरा यहाँ पर नोट्स कंप्लीट करके लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो फाइनली बोर्ड पर लिख दिया गया है, और धातुओं का शोधन क्या होता है समझते हैं। देखिए लिखा, यह धातुओं के अपचयन के बाद, आपने अभी देखा था भर्जन हुआ, निस्तापन हुआ, फिर अपचयन हुआ। अपचयन के बाद भी कहीं न कहीं अशुद्धि रह जाती है। अपचयन के बाद भी कहीं न कहीं अशुद्धि रह जाती है, इसलिए धातु को शुद्ध किया जाता है। तो वही है धातुओं का शोधन, वही है धातु का परिष्करण। देखिए ध्यान से, यह धातुओं के अपचयन के बाद धातु को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में अशुद्ध धातु की प्लेट को एनोड तथा शुद्ध धातु की प्लेट को कैथोड से जोड़ दिया जाता है। एनोड मतलब पॉजिटिव और कैथोड मतलब निगेटिव। एनोड से देखो ये मोटी वाली प्लेट जो है वो जोड़ दी गई है, जबकि कैथोड से ये पतली वाली प्लेट जोड़ दी गई है। ये मोटी वाली प्लेट वो प्लेट है जो अभी पूरी तरीके से शुद्ध नहीं है। मतलब कह सकते हो कि मान लो 98% ये शुद्ध है, और वो शुद्ध प्लेट पूरी 99.9% शुद्ध है। 100% तो कुछ भी नहीं होता, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसे निगेटिव से और इसे पॉजिटिव से जोड़ दिया गया। अब बात ये है कि इसे पॉजिटिव से ही क्यों जोड़ा गया, क्योंकि अगर पॉजिटिव से नहीं जोड़ते तो इससे कॉपर आयन, या कह सकते हैं इससे आयन नहीं बनते। मान लीजिए कॉपर की होती तो कॉपर आयन बनते, ठीक है। तो इससे आयन बनने लगते हैं। अब इससे जो भी आयन बनेंगे वो इससे निकलकर इस तरह जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि पॉजिटिव वाला हमेशा निगेटिव की तरफ भागता है, अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। उसके बाद देखो क्या कह रहे हैं, धातु के लवण के विलयन का उपयोग, क्या कर रहे हैं, धातु के लवण के विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्ट के रूप में किया जाता है। मान लीजिए कोई भी एक धातु है जिसे आप शुद्ध करने जा रहे हैं, तो पहले उसका लवण बना लीजिए, मतलब विलयन तैयार कर लीजिए, इसमें भर दीजिए, ठीक है, ताकि धातु क्या हो जाए कि इसमें प्लेट जैसे लटकाई जाए, तभी तो अपघटन होगा, क्योंकि बिना इसके अपघटन होगा ही नहीं। ठीक, फिर देखिए ध्यान से, अब क्या हुआ, जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, अब जैसे भैया स्विच को दबाया, करंट थर 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 बहने लगी, फिर होगा क्या, अब जैसे बहने लगी अशुद्ध प्लेट से कॉपर आयन निकलने लगे और जाने लगे शुद्ध प्लेट की ओर। अब फुदक फुदक के जैसे इसमें ढेर होने लगे, अब ये वाली प्लेट कुछ समय के बाद मोटी हो जाएगी। अब जैसे ही मोटी हो गई, ये बटन बंद किया, भैया जल्दी जल्दी वाली अलग करो, क्योंकि ये मोटी हो गई है। अब वो मोटी हो गई मतलब अलग कर लिया। फिर इसके बाद ये प्रक्रिया दोहराते रहे, बार बार करने से अब आप सोच रहे होंगे अच्छा 2 ही छड़े लटकाते हैं। अरे नहीं मेरे लाल, बहुत सारी लटका सकते हैं, ठीक। पर इसमें अभी डायग्राम है तो 2 ही दिखाई जा रहा है। अब इसमें बहुत सारी जब छड़ें लटकाई गई, मान लो 2 ही हैं, और ये मोटी हो गई, अब धातु हमको शुद्ध मिल गई। फिर देखो क्या हुआ, जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब अशुद्ध प्लेट से आयन
आयन निकलकर शुद्ध प्लेट की ओर जाने लगते हैं। इसका मतलब इनका भैया आवागमन शुरू हो जाता है। अगर ये कॉपर आयन है तो Cu+2 है और ये अब जाने लगेंगे इधर से उधर की ओर, ठीक। उसके बाद अब इसका मतलब जैसे आयन तो जाने लगेंगे, लेकिन जो अशुद्धि है वो आयन के रूप में बन ही नहीं रही है, तो इसका मतलब क्या वो उधर जाएगी? नहीं, वो भैया बैठ जाएगी नीचे बर्तन में, जिसे एनोड पंख कहते हैं। एनोड पंख कहते हैं, लिख लेना मेरे लाल कॉपी पे कि एनोड पंख किसे कहते हैं। जो अशुद्धि मिल जाती है उसे हम एनोड पंख कहते हैं। एनोड पंख, जो अशुद्धि विद्युत अपघटन विधि, इसे विद्युत अपघटन विधि भी कहा जाता है, ये भी लिख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद यह और अशुद्धि नीचे पात्र में बैठ जाती है, जिसे एनोड पंख कहते हैं। यह प्रक्रिया, ये भी लिख लीजिएगा, यह प्रक्रिया विद्युत अपघटन विधि भी कहलाती है। ये भी क्वेश्चन पेपर में आया है। अब इतना ही क्या लिखकर आओगे और आपका काम हो जाएगा? नहीं, कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि कॉपर का विद्युत अपघटन बताओ, तो उदाहरण ला लिएगा आप और लिखिएगा कि इसमें इसका शोधन कैसे किया जाता है। हम बोलेंगे, आप लिखेंगे उदाहरण, फिर लिखेंगे कॉपर धातु को शुद्ध करने के लिए अशुद्ध कॉपर की प्लेट को एक शुद्ध कॉपर प्लेट के साथ एक सेल से जोड़ दिया जाता है। अशुद्ध कॉपर की प्लेट को एनोड से, जबकि शुद्ध कॉपर की प्लेट को कैथोड से जोड़ा जाता है। जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, देखिए बिल्कुल वैसा ही है, जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो अशुद्ध प्लेट से Cu+2 आयन निकलकर शुद्ध प्लेट की ओर जाने लगते हैं, जिस कारण शुद्ध वाली प्लेट मोटी हो जाती है और बाद में उसे निकाल लिया जाता है। इस प्रक्रिया में जो अशुद्धि पात्र में नीचे बैठ जाती है उसे एनोड पंख कहते हैं। कॉपर के शोधन में शुद्ध धातु को प्राप्त करने के लिए जिस विलयन का उपयोग करते हैं उसे कॉपर सल्फेट कहते हैं, ब्रैकेट में विद्युत अपघट्य लिख लीजिएगा। इस तरीके से आज मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं। अब लास्ट में 1 मिनट का समय और लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं, और मैंने आपको बताया कि अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक पर क्लिक कीजिएगा, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, नोट्स आपको मिल जाएगा। आपने गैंग पढ़ लिया कि गैंग क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो गैंग आपने देख लिया होगा, लिख लिया होगा मेरे ख्याल से हेडिंग। इसी गैंग को और बहुत सारे नामों के साथ जानते हैं, तो पेपर में अगर गैंग आ जाए तो भी ठीक है। गैंग के साथ साथ अगर आधात्री लिखा हो तो भी यही चीज़ है, आधात्री भी गैंग है, समझ रहे हैं। यदि आपके पेपर में लिखा हो मैट्रिक्स, कैसे लिखा हो, मैट्रिक्स लिखा हो, ऐसे लिखा हो, ऐसे लिख कर आएगा। अगर ऐसे लिखा हो, क्योंकि गैंग की स्पेलिंग ये होती है, तो गैंग ही आधात्री है और ये इंग्लिश में नेम है, ऐसे कुछ भी लिख कर आ सकता है। गैंग, आधात्री, मैट्रिक्स, ये कुछ भी नहीं है, वही है जो कंकड़, पत्थर, बालू, मिट्टी ये सब मिली थी, ठीक। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग और है जिसे हम लोग समझेंगे, संक्षारण क्या होता है। इस वीडियो का ये आखिरी हेडिंग हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। संक्षारण हेडिंग डाल लीजिएगा इसी चैप्टर के अंतर्गत, इसे लिखिएगा, ये फर्स्ट चैप्टर में भी आपने पढ़ी थी। तो इसमें लिखिएगा जब कोई धातु वायु नमी या किसी रासायनिक पदार्थ की उपस्थिति में, वायु नमी या रासायनिक पदार्थ की उपस्थिति में नष्ट हो जाती है तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण को रोकने के कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं। सर जी आज बहुत लंबा लेक्चर दे रहे हैं, क्या करें, इतना अगर बड़ा लेक्चर नहीं देते तो ये कंप्लीट कैसे होता। अब संक्षारण को रोकने के बहुत सारे उपाय हैं, उनमें से पहला उपाय है
यश दलेपन, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, ये आता है पेपर में आपके, यश दलेपन। अब क्या किया जाए, इसे हम लोग इंग्लिश के नाम से जानते हैं गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, कैसे लिख दिया जाए, इंग्लिश में लिख देते हैं गैल्वेनाइजेशन, ये है इसकी स्पेलिंग। तो हिंदी में बहुत कठिन नाम है यश दलेपन, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब किसी किन्हीं दो धातुओं को मिलाकर, जब किसी दो धातुओं को संक्षारण से बचाना होता है तो क्या करते हैं कि इनको आपस में मिला लेते हैं और मिलाकर एक तीसरी धातु बना लेते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं यश दलेपन। लिख लीजिएगा, जब किसी धातु को संक्षारण से बचाना होता है, जब किसी धातु को संक्षारण से बचाना होता है तो उसे किसी दूसरी धातु के साथ मिलाकर एक नई धातु बना ली जाती है, जिसे हम लोग यश दलेपन कहते हैं। ठीक है, ये पहला उदाहरण हो गया, पहला हम कह सकते हैं बचाने का उपाय हो गया। दूसरा है तेल लगाकर। जैसे कि मान लो कोई भी चीज़ अगर आपको बचानी है कि ये ख़राब ना हो तो उसके ऊपर तेल लगा दीजिए, पॉलिश कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए तेल लगाकर। तो लिख सकते हैं आप, जब किसी धातु को संक्षारण से बचाना होता है तो उसके ऊपर तेल या कोई चिकना पदार्थ लगा दिया जाता है। फिर उसके बाद, अब ये धातुओं की बात हो रही है, ये पदार्थ की बात नहीं हो रही जो पहले चैप्टर में आप फ्रिज में रख दोगे, समझ रहे हो ना, धातुओं का संक्षारण है। तो धातु को फ्रिज में रख दोगे तो फिर क्या होगा, आप समझदार हो, तो इसलिए इस चैप्टर से है तो अलग थोड़ा सा बताया जा रहा है। 2 पॉइंट हो गए, यश दलेपन और तेल लगाकर। फिर उसके बाद पेंट लगाकर, तो उसके ऊपर पेंट कर दी जाए धातुओं के ऊपर तो बच जाएगी, समझ रहे ना। अब ऐसा नहीं कि भैया वो खाना खराब ना हो तो यश दलेपन कर दो, खाना नहीं होगा, समझ रहे ना बात को। फिर उसके बाद मिश्र धातु बनाकर, अब मान लो कोई भी जो है धातु है और उसे खराब होने से बचाना है तो मिश्र धातु बना लीजिए, जैसे कॉपर हो गया। लेकिन ये सब क्या है, टॉपिक इस बार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे, जैसे कि मिश्र धातु, धातु, अधातु इंपॉर्टेंट नहीं किया था, कोरोना की वजह से सिलेबस जो है रिड्यूस हो गया था, इस वजह से इतना जितना इंपॉर्टेंट था वो बताया गया। तो पहला यश दलेपन, तेल लगाकर। फिर उसके बाद आप लिख सकते हो कि ग्रीस लगाकर, ग्रीस जानते होंगे, पॉलिश कर दी जाती है। और तीसरी चीज़ है, 2 हो गई, तीसरी चीज़ है ग्रीस लगाकर, और चौथी और लास्ट चीज़ जो है वो कह सकते हो मिश्र धातु बनाकर, मिश्र धातु बनाकर। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो धातुओं के संक्षारण को रोकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। एक बार भी मैंने नहीं कहा कि आप वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अगर वीडियो यहाँ तक देखते हुए आए हैं तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और अगर आपने लास्ट तक देखा है तो एक प्यारी सी स्माइल भेजिएगा और लिखिएगा मैंने कंप्लीट कर लिया। ये आज का कोड वर्ड है, मैंने कंप्लीट कर लिया। ये आपको लिखना है, मैंने कंप्लीट कर लिया, इतना आपको लिखना है। बाकी इसके साथ आप जो भी चाहें वो मेरे लिए लिख सकते हैं, आप अपने लिए लिख सकते हैं, फॉर योर मोटिवेशन एंड माय मोटिवेशन। चलिए कभी क्लास को समाप्त करेंगे, बहुत लंबा वीडियो था, धन्यवाद। यदि आप नोट्स के लिए हैं परेशान तो आपको करना होगा टेलीग्राम डाउनलोड, और टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद वहां आपको सर्च करना होगा ज्ञानोदय के गुरुजी। जैसे ही आप ज्ञानोदय के गुरुजी वहां सर्च करेंगे आपको मिलेगा एक चैनल जो होगा एकदम फ्री, और वहां से आपको मिलेगा डेली नोटिफिकेशन और स्टडी मटेरियल।